Good morning, students. Dr. Lakshmikant Pandey, Assistant Professor, Department of Biotechnology, Central Roche College, Jabalpur. So today I'm going to explain you then that how you can prepare yourself for clearing CSIR NET JRF. That is a national level exam. So that I will explain you means how you can prepare yourself and what is the pattern of this particular exam and what are the syllabus of this exam. So that I am going to explain you in this particular lecture. So first of all, let's start with the brief idea of. Okay, here we go. तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि what do you mean by CSIR NET exams. तो अगर हम CSIR NET exams की अगर हम बात करें, so इसमें दो चीजें होती हैं. ये आपका एक नेशनल लेवल का एग्जाम पहली चीज, और दूसरा इसके अंदर दो डिफरेंट कैटेगरीज है. वन कैटेगरी इज CSIR NET with JRF. JRF का मतलब ये होता है कि if you are qualified the JRF, then you will get the fellowship for doing the PhD from any recognized research institute or the university in India, within India. Okay, this is one thing. Second thing is CSIR lectureship, LS. LS में क्या होता है, अगर आप LS qualify करते हैं, then you will be eligible for assistant professor in different colleges of India. तो दो चीजें होती हैं इसमें. ये आपका CSIR NET एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं, तो जो आपके टॉप रैंकर्स होते हैं वो हर साल अपना क्या होता है, CSIR एक नंबर ऑफ सीट्स फिक्स करता है. तो जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको JRF मिलता है, और उसके बाद जो उसके नीचे के रैंकर्स होते हैं, रैंक होल्डर्स होते हैं, उनको LS का सर्टिफिकेट मिलता है. अगर LS क्वालिफाई कर लिया तो AP के लिए क्या होते हैं, आपके एलिजिबल होते हैं. सो दिस इज अबाउट द एग्जाम. सेकेंड थिंग, अगर हम इसके पैटर्न की अगर हम बात करें, तो अगर हम इसके पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, इसमें एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम में. यस, सो पार्ट ए में आपका होता है दैट इज एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं पार्ट ए में. पार्ट बी इज सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, और पार्ट सी इज ऑल्सो सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन. तो पार्ट ए में आपके एप्टीट्यूड क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद पार्ट बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड MCQs रहेंगे, और पार्ट सी में भी क्या रहेगा, आपका सब्जेक्ट रिलेटेड MCQs होते हैं, जो इनका एक गिवन सिलेबस है उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो CSIR NET में आपके 3 पार्ट हो गए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड द पार्ट सी. पार्ट ए फॉर एप्टीट्यूड, पार्ट बी फॉर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड पार्ट सी आल्सो डील्स विद द सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस. यस, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर एग्जाम में, तो पार्ट ए में टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रहते हैं दैट इज 20 क्वेश्चंस. पार्ट ए में आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके एप्टीट्यूड से रिलेटेड है. आउट ऑफ 20 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन. आपको 15 क्वेश्चन क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं. ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स. हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स दिए जाते हैं, और अगर हम 2 मार्क्स एक क्वेश्चन को देखते हैं तो टोटल 15 क्वेश्चंस में से आपको मिलता है 30 मार्क्स मिलता है. 15 into 2 = 30 मार्क्स. देन अगर हम पार्ट बी की बात करें तो इसमें टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं 50, जो क्वेश्चंस गिवन होता है क्वेश्चन पेपर में. आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 35 क्वेश्चंस. आपको इसमें से सिर्फ 35 क्वेश्चन करने होते हैं 50 में से. ये जो पार्ट बी के क्वेश्चंस होते हैं दैट आल्सो कैरीज 2 मार्क्स ईच क्वेश्चंस. तो टोटल जो आपकी मार्किंग हो गई है इस पर्टिकुलर सेक्शन से, ये हो गया आपका 70. 35 into 2, 35 into 2 आपका हो गया 70. लास्ट जो पार्ट आता है, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, पार्ट सी. इसमें आपके टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चन गिवन होता है क्वेश्चन पेपर में. इसमें से आपको 25 क्वेश्चंस, एनी 25 क्वेश्चंस आप क्या करने हैं, सिलेक्ट करने होते हैं, उसको अटेम्प्ट करना होता है. बट ये जो पार्ट होता है पार्ट सी, पार्ट बी, पार्ट ए से डिफरेंट होता है इन द सेंस दैट यहाँ पे सारे क्वेश्चंस पार्ट ए पार्ट बी में 2 नंबर के होते हैं एक क्वेश्चंस, बट यहाँ पे जो एक क्वेश्चन होता है आपको 4 नंबर का होता है.
सो टोटल 25 into 4 आपका हो जाएगा यहाँ पे 100 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर, मतलब 100 मार्क्स कैरी करता है ये पर्टिकुलर सेक्शन। तो 100 मार्क्स कैरी करता है पार्ट ए पार्ट बी टुगेदर, और जो पार्ट सी होता है ये अकेले 100 मार्क्स कैरी करता है। तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। अगर हम पार्ट सी की बात करें तो सबसे ज्यादा मार्क्स का जो वेटेज होता है पार्ट सी में होता है। पार्ट बी में आपके 70 मार्क्स हैं, पार्ट ए में 30 मार्क्स है, पार्ट बी में आपके मैक्सिमम 100 मार्क्स होते हैं। ये तो बात हुई क्वेश्चंस की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अटेम्प्ट कितने करेंगे और मार्किंग कितनी होती है। इसके अलावा देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग क्या होता है आपका, 25% की नेगेटिव मार्किंग होती है। 25% आपके, अगर क्वेश्चन आपका गलत होता है आपके मार्क्स यहाँ पे कट जाएंगे। दैट मीन्स अगर आपका पार्ट ए पार्ट बी के क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसमें से आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे अगर आपका आंसर गलत होते हैं तो। दैट मीन्स 25%। पार्ट बी पार्ट सी में आपके 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है दैट मीन्स देयर विल बी डिडक्शन ऑफ 1 मार्क्स, 1 नंबर आपको वहां से कट जाएगा। आपको अगर 4 नंबर का है तो आपके 1 नंबर वहां से कट जाएंगे। तो 25% का टोटल क्या होता है आपका यहाँ पे डिडक्शन होता है। तो ये तो बात हुई आपकी पैटर्न की कि पैटर्न कैसा होता है एग्जाम्स का, क्वेश्चंस कितने आते हैं और हमारी इसमें मार्किंग कैसी होती है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस की बात करते हैं। अगर हम सिलेबस को देखें तो टोटल इसमें आपके 13 यूनिट्स होते हैं। अगर आप जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, टोटल इसमें आपके 13 यूनिट्स होते हैं और हर यूनिट में डिफरेंट सब टॉपिक्स होते हैं, ए बी सी डी करके सब टॉपिक्स होते हैं। तो अगर हम इसके सिलेबस को डिटेल में देखें, अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो टोटल करीब 11 पेज का आपका सिलेबस है ये। तो मतलब जो सिलेबस होता है इस पर्टिकुलर एग्जाम का बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा सिलेबस होने का कारण सिर्फ एक है, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो लाइफ साइंस के लिए एग्जाम होता है। इट इज नॉट फॉर बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी के लिए नहीं है। ये एग्जाम क्या होता है आपका सारे के सारे लाइफ साइंस के फील्ड्स को कवर करता है। तो बिकॉज ऑफ दैट इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है। टोटल आप यहाँ पे 13 यूनिट्स होते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी है, देन प्लांट का अलग है, एनिमल अलग, मतलब बॉटनी भी है, जूलॉजी भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, बायोकेमिस्ट्री भी है। तो सारे मतलब सब्जेक्ट्स को कवर करके करने की वजह से इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है। और एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है जिसकी वजह से हम इसको क्वालिफाई नहीं करते। ड्रॉबैक नहीं बोलेंगे इसको हम लोग, कि सिलेबस का जो सिलेबस बहुत ब्रॉड है, बिकॉज ऑफ दैट वी आर अनेबल टू क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, ये जो बात हुई सिलेबस की, सिलेबस बहुत ब्रॉड है, वो आपके दिमाग में हमेशा आता है जो बच्चा प्रिपेयर करता है इसके लिए। दिमाग का सिलेबस बहुत बड़ा है, हम इसको तैयारी कैसे करें, कैसे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। नो, ये तो सिलेबस की बात हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कट ऑफ की। अगर हम बात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपको जानना। अगर इसको आप समझ लिए आपने कि कट ऑफ कैसा होता है तो इसकी प्रिपरेशन करना हमें थोड़ा आसान होता है। ठीक है, अब इससे कट ऑफ को हम कैसे रिलेट करेंगे इसकी प्रिपरेशन के लिए बताऊंगा आपको मैं। अगर हम लाइफ साइंस की अगर हम बात करें, इसके कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि लाइफ साइंस में जो कट ऑफ गया था, ये लास्ट ईयर जो हमारा एग्जाम 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसका जो कट ऑफ था लाइफ साइंस के लिए, जेआरएफ के लिए जो कट ऑफ था वो था 54.50% कट ऑफ गया था। अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब मैक्सिमम मार्क्स की अगर मैं बात करूँ मैं तो कट ऑफ का था वो 54.5, मतलब 55% के आसपास कट ऑफ गया था। वहीं अगर मैं एलएस की बात करूं तो आपका 49.05, मतलब 50% आप बोल सकते हो इसको। तो 50% पे आपका क्या गया था, इसका आपका कट ऑफ गया था इसमें। ये कट ऑफ है। अब इसको मैं कैसे रिलेट करूंगा प्रिपरेशन के लिए मैं आगे बताता हूँ आपको मैं। तो ये कट ऑफ का पैटर्न है। नाउ नेक्स्ट सेशन जो आपका आता है, जैसे इससे पहले आपको मैंने एग्जाम्स के बारे में बताया कि पैटर्न कैसा है, क्वेश्चंस कितने आते हैं, सिलेबस कैसा है इसका, कट ऑफ कितना। अभी हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट में आपके आते हैं, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। अगर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है सिलेबस को लेके बच्चे बहुत डरे होते हैं कि बहुत बड़ा सिलेबस, हम सिलेबस को कवर कैसे कर सकते हैं। तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की इसको प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, क्या हमको पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, यस, जिस मैंने बताया आपको द बिगेस्ट चैलेंज फॉर दिस एग्जाम इज सिलेबस इटसेल्फ। सिलेबस बहुत ब्रॉड है, लेकिन हमको सिलेबस से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमको कुछ चीजें अपने दिमाग में बैठा के रखना चाहिए। देयर इज नो नीड टू अफ्रेड विद द सिलेबस। नाउ आई विल व्हाई, ऐसा क्यों है कि हमको सिलेबस से डरने की जरूरत नहीं है, वो मैं आगे बताऊंगा। ऐसा क्या क्या करना चाहिए हमको कि हमको सिलेबस से डर नहीं लगेगा।
सेकेंड थिंग इज स्टडी ओनली सिलेक्टेड यूनिट्स विथ स्पेसिफिक पॉइंट्स, स्पेसिफिक टॉपिक्स, ये बहुत जरूरी चीज है। तभी आप जो सिलेबस का जो एक बहुत बड़ा सिलेबस है उसके फोबिया को आप दूर कर सकते हैं। आपको करना क्या, यहाँ पे आपको एक सिलेक्टेड यूनिट्स को, एक स्पेसिफिक यूनिट्स को आपको सिलेक्ट करना है और उस यूनिट्स में भी आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि पहली चीज इसमें यह है कि अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें, जैसे 200 नंबर आपका टोटल होता है, पूरे 13 यूनिट्स में से आपको 200 नंबर का क्वेश्चन आते हैं टोटल 13 यूनिट्स में से, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स होता है इस पर्टिकुलर एग्जाम, अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को देखोगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो मार्क्स है इस पर्टिकुलर एग्जाम वो कैसा होता है कि एवरी यूनिट्स कैरीज इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल मार्क्स। अगर 200 नंबर का आपका टोटल आपका ये क्वेश्चन पेपर होता है एग्जाम का, तो 200 को आप डिवाइड कर लो 13 से, तो 13 डिवाइड करने जितना आपका नंबर आता है तो ऑलमोस्ट मोर और लेस, कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे 5% आगे पीछे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सभी यूनिट्स को इक्वल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, पार्ट बी पार्ट सी मिला के। ठीक है, पार्ट बी पार्ट सी मिला के ऑलमोस्ट सभी यूनिट्स को आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्किंग की गई है। तो जैसे मैंने बोला स्टडी ओनली सिलेक्टेड यूनिट्स, आपको क्या करना है, सिलेक्टेड यूनिट्स को आपको वहां से स्टडी करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ यूनिट को सिलेक्ट करते हैं तो आप चाहो तो कुछ लिमिटेड यूनिट सिलेक्ट करने के बाद आप चाहो तो 100% स्कोर कर सकते हो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इक्वल मार्क्स सभी यूनिट्स को दिए गए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हर यूनिट में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो टॉपिक्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। बड़ा मतलब क्या हो गया, इसमें से क्वेश्चंस आना ही आना है। अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं हर यूनिट में से जिसमें क्वेश्चन हमेशा आता है। और मतलब अगर 10 टॉपिक्स हैं तो ऐसा नहीं 10 के 10 टॉपिक्स से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन, सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपका है, कुछ टॉपिक्स में से क्वेश्चन क्या होते हैं, ज्यादा आते हैं। तो ये हम अगर हम 2 चीज कर लें कि नंबर ऑफ यूनिट सेलेक्ट कर ले वहां से, उसके बाद उसमें कुछ टॉपिक्स अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सो वी कैन इजिली, जो फोबिया है कि सिलेबस बहुत बड़ा है उसको हम दूर कर सकते हैं। अपने फोबिया को अगर दूर कर लिया, सिलेबस की फोबिया को, देन यू कैन इजिली क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। थर्ड चीज, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस को देखें, खासकर अगर हम पार्ट सी के क्वेश्चंस को देखेंगे तो हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो क्या करते हैं, 4-5 यूनिट्स को मिलाते हैं, 4-5 टॉपिक्स को मिलाते हैं, मिला के आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं। इसमें क्या है, अगर आपने किसी एक टॉपिक को अच्छे से रट लिया है तो उसके बेसिस पे आप उसको क्वालिफाई एग्जाम्स को सॉल्व नहीं, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको सारे टॉपिक से कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा पहले, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, खासकर पार्ट सी में। पार्ट सी जो आपका मैक्सिमम मार्क्स कैरी कर रहा है, 50% मार्क्स आपका पार्ट सी कैरी कर रहा है, और उसी में से क्या होते हैं आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो उसके लिए हमको कॉन्सेप्ट्स पे अपने ज्यादा फोकस करना है, रेदर देन हमको मगअप ना करके हमको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना होता है इस एग्जाम्स के लिए। लास्ट चीज है कि टेस्ट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम से, जितने ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, टेस्ट करेंगे, यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा रहता है आपके लिए। तो ये 4 पॉइंट जो मैंने मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, बात आती है कि सिलेक्शन ऑफ यूनिट कितना होना चाहिए। तो 6 यूनिट्स आर सफिशिएंट टू स्कोर 100% मार्क्स। तो आपके जो 6 यूनिट अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है तो दैट इज सफिशिएंट टू स्कोर 100% मार्क्स, तो आपको 100% मार्क्स दिलाएगा। अब ये बात आती है कैसे, अगर हम आपके पास 13 यूनिट सिलेबस में दिया गया है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर इसमें 6 यूनिट भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको 100% मार्क्स मिले, 200 मार्क्स पूरा मिल जाएगा यूनिट में। वो बताता हूँ कैसे। इसका सिंपल कैलकुलेशन है इसका। यहाँ पे करना क्या है हमको, अगर इसके कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखेंगे इसको कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पार्ट ए में आपके 20 क्वेश्चंस, तो अगर हम 20 क्वेश्चंस की मार्किंग देखें तो टोटल मार्क्स 20 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे 20 दूनी 40 मार्क्स हो गया आपका। ठीक है, सिमिलरली पार्ट बी में टोटल क्वेश्चन आपके हो गए हैं 50। तो अगर 50 क्वेश्चंस की अगर मार्क्स की बात करें वो आपका हो जाता है, ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स, तो 50 into 2 आपके हो गए यहाँ पे 100 मार्क्स। इसमें से पार्ट बी में से ये आओगे 40 मार्क्स, पार्ट ए में से जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। देन अगर हम पार्ट सी की बात करें तो आपके इसमें यहाँ पे 75 क्वेश्चन हैं, 75
इंटू 4, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 75 इंटू 4 अगर करेंगे यहाँ पे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 030। तो टोटल जो आपके मार्क्स हो गए हैं, जो आपके पास अवेलेबल है, जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो टोटल आपके जो मार्क्स हो गए हैं वो हो गया है आपका 300 प्लस 100 प्लस 40, 440। 440 मार्क्स आपके पास टोटल है, आपके पास ऑप्शन दिए गए। 440 में से आपको अटेम्प्ट कितना करना है, आपको टोटल मैक्सिमम जो मार्क्स जो आपको लाना है वो है 200। मैंने बताया था आपको 200 मार्क्स आपके टोटल हैं जो आपको स्कोर करना है। अगर आपको 100% आपको क्या करना है, उसको आपको मार्क्स लाने, तो आपको 200 नंबर चाहिए। तो अगर आप कंपेयर करेंगे कि टोटल मार्क्स जो गिवन है वो 440 है, इसमें से आपको सिर्फ 200 नंबर लाने हैं। दैट मीन्स 440 का ऑलमोस्ट आधा हो जाता है कि आपका 200 जो होता है, मतलब तो आपके टोटल यहाँ पे अगर 6 यूनिट टोटल 12, तो टोटल आपके 13 यूनिट्स अगर गिवन है, आपके पास ऑप्शन है, तो अगर मैं जैसे मैंने बोला कि हर यूनिट को आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दिया गया, अगर मैं 13 में से आधा यूनिट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब अगर मैं 6 यूनिट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं 200 नंबर आराम से पा सकता हूँ। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने बोला कि सिलेबस से आपको डरने की जरूरत नहीं है। 13 में से आपको सिर्फ 6 अगर यूनिट आप कर लेते हैं, दैट इज सफिशिएंट टू स्कोर 200 मार्क्स, जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक है, आपको अगर 6 मिनट आपने अच्छे से कर लिया, सिलेक्ट कर लिया आपने, तो आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हमें कट ऑफ की बात, जैसे कट ऑफ के बारे में बताया कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कट ऑफ, यहाँ पे 50% कट ऑफ है इसका मतलब। आपको अगर कट ऑफ के ऊपर जाना है तो आपको कितने नंबर चाहिए, आपको 100 मार्क्स चाहिए आपको, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो यू नीड 100 मार्क्स फॉर क्वालिफाई। अगर मैं लास्ट कट ऑफ अगर ध्यान में रखता हूं मैं, तो ठीक है 100 मार्क्स फॉर क्वालिफिकेशन, आपको 100 मार्क्स चाहिए किसके लिए, क्वालिफिकेशन के लिए। दैट मीन्स 200 में से आपको आधा मार्क्स चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, जेआरएफ की बात कर रहा हूं मैं, या नेट की अगर बात करें, थोड़ा सा बढ़ा लिया मालूम मैंने यहाँ पे इसको, अगर 55% बोलता हूँ तो आपको यहाँ पे 110 नंबर चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो 6 यूनिट में से आपको 200 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर मैं इसका आधा कर लूं तो आपको यहाँ पे 3 और 3.5 यूनिट अगर आपने कर लिया अच्छे से, देन यू कैन क्वालिफाई। करेक्ट, गेटिंग माय पॉइंट? यू कैन क्वालिफाई द एग्जाम। 3.5 यूनिट, अगर 110 नंबर मान लो कट ऑफ मांगता हूं, तो यू कैन इजिली क्वालिफाई द जेआरएफ। ये मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन बताया, तो आपको सिलेबस से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 6 यूनिट अच्छे से तैयारी कर लिया है तो आप 100% स्कोर कर सकते हैं, या फिर अगर 6 यूनिट अच्छे से कर लिया आपने तो क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत आसान रहेगा इसमें। सो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है कि 6 यूनिट्स क्या होता है आपके मोर देन सफिशिएंट है, और अगर इतना आपने कर लिया तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसको आराम से यहाँ से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इसकी। तो सिलेबस का जो डर है, फोबिया है, उसको हमको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट जो मैं आपको बताना चाह रहा था इसमें। तो हमने इस लेक्चर में 3-4 चीजें देखी हमने। इस सिलेबस का पैटर्न, आपका पैटर्न कैसा है एग्जाम्स का, और इसका सिलेबस कैसा है, उसके बाद प्रिपरेशन के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और कट ऑफ कैसा रहता है इसका। तो अगर आपको कोई और भी चीज इसके बारे में जानना है, इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करने के लिए, आगे के लिए अगर आप पढ़ाई करते हैं, कुछ डाउट्स हैं, कॉन्सेप्ट चीज समझ में नहीं आते हैं आपको सिलेबस को लेके, या कोई भी अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, यू कैन contact me through my WhatsApp number, or you can also mail me. So you can, for WhatsApp you can use my number 7089898501, or you can directly mail me at lkpandey16@gmail.com. ठीक है, so this is all about for this particular lecture. कोई भी डाउट हो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।